चलो फ़ोन आ गया तो क्या करें। अच्छा ठीक है, तो हम कहाँ थे? हिंदी शब्द जैमिति संस्कृत भाषा के दो मूल शब्द जया और मिति से बना है, जिसका अर्थ जया का अर्थ भूमि मतलब पृथ्वी और मिति का अर्थ मापना होता है। इसका मतलब ये जो हिंदी भाषा जैमिति है, हिंदी भाषा के शब्द जो जैमिति है, इसका शाब्दिक अर्थ माने इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? भूमि मापना, भूमि को मापना, अर्थात भूमि पर जितने प्रकार की आकृति बनती है, जितने प्रकार की आकृति है सभी का मापन होता है, माप सकते हैं। और जो मापने की कला है, भूमि पर जो आकृति है, चित्र है, इस चित्र को मापने की कला को हम क्या कहते हैं? जैमिति कहते हैं। चलो ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ हिंदी भाषा के अनुसार। देखते हैं अंग्रेजी शब्द ये जो ज्यामिति है, इसका ज्योमेट्री है, इसका क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? तो ये अंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री दो ग्रीक शब्द से बना है। ये कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अब ये ग्रीक भाषा के शब्द जेओ प्लस मेट्रोन, ग्रीक भाषा के दो शब्द जेओ प्लस मेट्रोन से बना है ज्योमेट्री। अंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के जेओ और मेट्रोन से बना है। जेओ का अर्थ क्या होता है? जेओ का अर्थ होता है भूमि और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। सेम अर्थ निकला, भूमि मतलब पृथ्वी, मापना माने मापन। अर्थात हिंदी और इंग्लिश ये जो दोनों शब्द है ज्यामिति और ज्योमेट्री, ये दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? भूमि मापन, भू-मापन। शाब्दिक अर्थ क्या निकला? भू-मापन। भू-मापन मतलब भूमि को मापने की कला। चलो तो हम ये जाने कि ज्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है भूमापन, यहाँ तक सीखे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ज्यामिति का पिता किन्हें कहा जाता है। देखो इस वीडियो का अर्थ है तुम्हें बेसिक बातें समझाना। हम डिटेल में ज्योमेट्री पर अगला क्लास जो लेंगे, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, उसमें हम पूरे कहानी बताएंगे कि ज्यामिति का ये जो ज्यामिति है इसका विकास कहाँ से हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन गणितज्ञ योगदान दिए, है ना, पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही चलेगा। हम यहाँ पर आपको और बताना चाहते हैं कि ज्यामिति का पिता किन्हें कहा जाता है। तो समझो, ज्यामिति का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ज्यामिति का पिता, ज्योमेट्री का फादर कौन है? ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। किन्हें? यूक्लिड। ज्यामिति का पिता कौन है? यूक्लिड। चलो यूक्लिड, ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। इन्होंने ही ज्यामिति को सुव्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से परिभाषा, परिमेय, अभिगृहित, अभिधारणा सभी कुछ लिखे। ये ज्यामिति पर एक किताब लिख दिए थे यूक्लिड। वो किताब का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। उस किताब को लिखने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? ज्यामिति का पिता। चलो इतना तो समझे, अब आगे समझते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताऊंगा कि ज्यामिति में ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ समझ चुके हैं, ज्यामिति का पिता समझ चुके हैं। ज्यामिति के पिता को जान गए। यूक्लिड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यामिति के हर एक तथ्य को वो परिभाषित किए। ज्यामिति का परिमेय कैसे बनेगा? तो अभिधारणा अभिगृहित को प्रयोग करने से बनेगा। अभिधारणा अभिगृहित है क्या? आगे बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीमा के बारे में। बीमा क्या होता है? बीमा मतलब डायमेंशन। बीमा मतलब डायमेंशन। हम आपको बताएंगे बाबू कि 9 और 10th क्लास तक हमको द्विविमीय 2D मतलब द्विविमीय 2D 2 डायमेंशन के आकृति और 2 डायमेंशन तक पढ़ना है। 3 डायमेंशन कहाँ पढ़ना है? वेक्टर जब पढ़ोगे तुम
सदिश 11th क्लास में जाकर 3D वेक्टर पढ़ोगे, वहाँ पर समझ में आएगा टोटल चीज़। लेकिन हम अभी तुम्हें समझाना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि 1D 2D 0D 3D ये सब है क्या, है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो बीमा है, बीमा डी मतलब डायमेंशन, ये जितना डी है मतलब डायमेंशन है। बीमा क्या है, तो बीमा हम किसी क्षेत्र में नापी गई दूरी को कहेंगे, किसी क्षेत्र में मापी गई दूरी को बीमा कहेंगे। जैसे क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, जीरो डायमेंशन मतलब बीमाहीन क्षेत्र। तो बीमाहीन क्षेत्र क्या है, जैसे ये देखो हम लिख दें यहाँ, या एक क्या दिए बिंदु। अब ये बिंदु दिए तो इस बिंदु को हम मापने के लिए तुम्हें कहेंगे कि बताओ कितना क्षेत्र में है फैला हुआ। तो इसका कोई क्षेत्र है, इसको हम कोई क्षेत्र बता सकते हैं कि ये 1 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। मतलब बिंदु में ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, ना ऊंचाई, कुछ ना होता है। इसका कोई भागे नहीं होता है। यूक्लिड साहब कहें कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। और बिंदु के बारे में बताए कि बिंदु क्या होता है, बीमाहीन होता है। बिंदु बीमाहीन होता है। बीमाहीन कहने के मतलब इसमें कोई बीमा नहीं होता, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ ना होता है, ये बीमाहीन है। तो बीमाहीन हम किसे कहेंगे, जीरो डायमेंशन को, जिसमें कोई बीमा ना हो, शून्य बीमीय। क्या बोले, शून्य बीमीय, शून्य बीमीय। शून्य बीमीय क्षेत्र क्या है, जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना मोटाई, कुछ ना हो, शून्य बीमीय है, जिसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं, जिसे हम जीरो डायमेंशन बोलते हैं। चलो तो हम बताए तुम्हें कि शून्य बीमीय मतलब जीरो डायमेंशन में कौन आएगा, बिंदु, बिंदु आएगा। हाँ, थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए बताएं कि बिंदु, बिंदु मतलब इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पॉइंट। अब बिंदु एक क्या, रेखा। तो लग रहा है कि ये लड़की का नाम है, लग रहा है बिंदुआ और रेखवा है, बिंदुआ और रेखवा। तो ये बिंदुआ बेचारी रेखवा के छोटकी बहन, रेखवा के छोटकी बहन बिंदु। अब ये बिंदु इसलिए छोटकी है क्योंकि ये इतना छोटा है कि ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। ये लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, तो सोचो कितना छोटा है। तो ये बिंदु है। अब बड़की ये क्या, बड़की बहन रेखवा। रेखवा क्या है, तो खाली लमकी है, नहीं मोटा ना चौड़ा, केवल लम्बा, तो ये रेखवा है। तो इसी में हम बताएंगे कि ये जो बिंदु है, बिंदु किसे कहेंगे, तो बिंदु हम उसे कहेंगे जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, मानो ऊंचाई, मोटाई को ही कहते हैं ऊंचाई। तो ये चीज़ नहीं होता, तीनों नहीं होता, किसमें, बिंदु में। ना मोटाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, तो क्या है, बिंदु है। बिंदु, इसको एक और परिभाषा कह सकते हैं। इसको कौन परिभाषा कह सकते हैं, ये बिंदु में लग रहा है गोल है, ये बिंदु कैसा लग रहा है, गोल। तो गोल क्या होता है, वृत्त। गोल क्या होता है, वृत्त होता है। तो जो बिंदु है ये गोल है, तो वृत्त गोल होता है, तब वृत्त के त्रिज्या होता है, वृत्त के केंद्र होता है। तो वृत्त के त्रिज्या, अशोक, बिंदु वृत्त के त्रिज्या हम बोलेंगे कि वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या शून्य हो। वृत्त के लंबाई, चौड़ाई, मतलब वृत्त के आकार किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। वृत्त के आकार, ये वृत्त हुआ, ये केंद्र हुआ, और ये केंद्र से परिधि के मिलाने वाले रेखा, ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, स्क्वायर से सूचित करते हैं। तो वृत्त कितना बड़ा है किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। तो हम कहें कि त्रिज्या शून्य है, त्रिज्या कुछ हो ना, त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या बराबर शून्य, शून्य इकाई है, तो वो कैसा वृत्त होगा, तो उसे सिर्फ कल्पना करेंगे। वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या शून्य हो वो क्या कहलाएगा, बिंदु।
वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या शून्य हो। तो शून्य कर देंगे त्रिज्या के, तो कोई घेरा होगा जहाँ केंद्र होगा और वहीं परिधि होगा। तो जहाँ केंद्र वहीं परिधि, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। तो शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। लेकिन बिंदु होता क्या है? तो जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई, उसे बिंदु कहते हैं। चलो, बिंदु को दिखाते कैसे हैं? जैसे हम कोई रेखा पर बिंदु ले लिए, चलो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो इसको हम दिखाते कैसे हैं? तो इसको हम दिखाते हैं A B C, जितना बिंदु होता है उसको D, मतलब हम ऐसे करके दिखाते हैं। अभी बिंदु को दिखाते हैं मतलब ABCD वाला अक्षर से। किससे? ABCD के अक्षर से। तो ABCD के कौन अक्षर से? ABCD डॉट 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 Z तक, मतलब कोई अक्षर तुम प्रयोग कर सकता है। तो ABCD के कौन अक्षर? ABCD के बड़की अक्षर से। ABCD के बड़ी अक्षर, ABCD के बड़ी अक्षर से हम किसको दर्शाते हैं? किसको दिखाते हैं? बिंदु को। बिंदु को हम कुछ करते हैं ABCD के बड़ी अक्षर से दिखाते हैं। चलो, इतना तक आए कि ABCD के बड़ी अक्षर से दिखाते हैं। वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या शून्य है बिंदु कहलाता है। बिंदु का दूसरा परिभाषा क्या है? कि ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई, इसका कोई भाग ना हो, तो वह बिंदु होता है। बिंदु को दिखाते हैं ABCD से। अब चलते हैं हम क्या? यूक्लिड के अभिगृहित पर। यूक्लिड जो अभिधारणा मतलब बताए तो उस पर। तो ये यूक्लिड साहब जो बताए अभिगृहित और अभिगृहित, इसी को मानो कि यही अभिधारणा होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है। मतलब वैसा कथन जो सिर्फ ज्यामिति के लिए प्रयोग होता है वो अभिधारणा होता है, लेकिन वैसा कथन जो सिर्फ ज्यामिति के लिए प्रयोग नहीं, वो और भी क्षेत्र में प्रयोग होता है, उसे अभिगृहित कहते हैं। तो लेकिन ये दोनों क्या होता है? स्वयं सिद्ध होता है। अभिगृहित और अभिधारणा, ये दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। यूक्लिड महाराज जो हैं वो परिभाषा दिए, कुछ बिंदुओं को परिभाषा दिए, कुछ तथ्य को परिभाषित किए। तो वो जो तथ्य को परिभाषित किए, तो वैसा तथ्य जिसका सिर्फ परिभाषा, उसको साबित करने की जरूरत ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित या अभिधारणा। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी बोले कि सूर्य किधर उगता है? पूरब में। सूर्य पूरब में उगता है, तो हम उसको कहेंगे कि तुम साबित करके दिखाओ? नहीं, ये स्वयं सिद्ध है, ये अपने आप में सिद्ध है कि हाँ सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। वैसा ही मतलब यूक्लिड महाराज बोले कि अभिधारणा बताए, कुछ परिभाषित किए कुछ तथ्य को कि बोले वो कि 2 बिंदुओं से, देखो अभिधारणा कैसा है, 2 बिंदुओं से कितने रेखा गुजर सकती है? तो हम बोलेंगे कि 2 बिंदुओं से केवल 1 रेखा गुजर सकती है। ये कौन बताए? यूक्लिड महाराज। तो ये बोले यही अभिगृहित है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। 2 बिंदुओं से 1 रेखा गुजरती है। मानो कि बिंदु A और B है, तो इससे केवल 1 रेखा गुजरती है। दूसरा रेखा गुजारेंगे तो यहाँ से हम रेखा पारेंगे तो ये तो इधर से निकल जाएगा। इधर मानो कि इधर से हम रेखा पारेंगे तो ये इधर से सामने निकल जाएगा। इधर आएगा इस बिंदु पर? नहीं आएगा। मतलब नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि 2 बिंदु से केवल 1 रेखा गुजरती है। अगला बात हम क्या बताएंगे? अगला बात बताएंगे कि जो बिंदु है, इस बिंदु से दूसरा भाषा, देखो पहला अभिगृहित हुआ ये, अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं। कहता है 1 बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। 1 बिंदु से कितने रेखा? अनंत रेखा गुजरती है। जैसे माना कि 1 बिंदु है तो इससे कितनी रेखा गुजर सकती है? जितने मन है उतने रेखा गुजार दो। ये बिंदु अब नहीं कहेगा कि हम भर चुके हैं, ये बिंदु अब नहीं कहेगा कि हम अब रेखा हमसे नहीं गुजर सकता। जितनी रेखा गुजारना है गुजार दो, गुजर जाएगा इससे। इस बिंदु से माना कि कौन बिंदु है? वो 1 बिंदु है, इससे जितनी रेखा गुजारना है गुजार दो। मतलब इससे बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजरती है? अनंत। किसी बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। किसी बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। तो ये हो गया। अब तीसरा हम बताने जा रहे हैं तुमको। तीसरा अभिगृहित क्या बताए कि बोले कि यूक्लिड महाराज कि वैसा
तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु, तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु, तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर हो। कहाँ हो? सरल रेखा पर। माना कि कौन रेखा है? सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा पर बोल रहे हैं क्या यूक्लिड महाराज कि तीन या तीन से अधिक बिंदु कहाँ बैठा हुआ हो? सरल रेखा पर। मानो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये जो है बिंदु तीन हो या तीन से अधिक, मतलब कितना हो? कम से कम तीन बिंदु एक रेखा पर हो। कैसा रेखा पर? सरल रेखा पर। सरल रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु को हम संरेख बिंदु कहते हैं। सरल रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? संरेख बिंदु। तो ए बी सी डी कैसा बिंदु हो गया? ए बी सी डी संरेख बिंदु हो गया। संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। ये यूक्लिड महाराज बोले कि क्या बोले कि किसी सरल रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। अच्छा, फिर वही बोले चौथा बात क्या कि वैसा तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर नहीं हो। तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर नहीं हो तो वो कैसा होगा? तो उसे असंरेख बिंदु कहें। जैसे माना कि 1 2 3 4 5, जैसे देखो बताओ ये बी सी डी ई। अब बताओ ये सब जो बिंदु है ये सब एक ही सरल रेखा पर है? नहीं, यह सरल रेखा पर बिंदु नहीं है। जब ये सरल रेखा पर नहीं है तो इसको हम कौन कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। वह तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे हम कौन बिंदु कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। वैसा तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर हो, तो सरल रेखा पर हो तो संरेख बिंदु, सरल रेखा पर बिंदु हो तो संरेख, और सरल रेखा पर बिंदु नहीं हो तो असंरेख। कितने बिंदु? कम से कम तीन बिंदु। अधिक, तीन से अधिक कितना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये क्या हुआ? असंरेख बिंदु। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए बी सी डी ई क्या है? असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है। चलो और आगे देखो, फिर क्या कहें? अगला अभिधारणा क्या कहें? बोले कि पचमा, देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, पचमा में बताए कि कोई वृत्त जब खींचेंगे, कोई वृत्त जब बनाएंगे तो ये वृत्त जो है ये तीन असंरेख बिंदु से होकर गुजरेगी। मतलब तीन असंरेख बिंदु के मतलब वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर नहीं हो। वास्तविक बात है, सरल रेखा पर होगा तो वो वृत्त उससे बनेगा नहीं बनेगा। तीन असंरेख बिंदु से क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। अन्यथा अर्थात हम जो कह रहे हैं कि वृत्त जब खींचेंगे तो वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तीन असंरेख बिंदु से गुजरेगा। तीन या तीन से अधिक, तीन है, अनंत हो जाएगा। परिधि है यहाँ पर, तो परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु कैसा होता है? असंरेख होता है। तीन या तीन से अधिक असंरेख बिंदु से क्या गुजरता है? वृत्त गुजरता है या वृत्त की परिधि गुजरता है। तो ये हुआ, ये पांचवा पॉइंट था कि क्या था कि तीन असंरेख बिंदु से होकर वृत्त की परिधि हो, ऐसा नहीं, तीन असंरेख बिंदु से एक वृत्त तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है। एक वृत्त तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है। ए बी सी तीन असंरेख बिंदु है, इससे होकर क्या गुजरती है? वृत्त गुजरती है। तो हम क्या बोले? पांचवा पॉइंट है तीन असंरेख बिंदु से होकर गुजरती है। तीन असंरेख बिंदु से होकर वृत्त गुजरती है।
दिखता है कि नहीं? दिखता है ना? 3 असंरेख बिंदु से होकर वृत्त गुजरती है। चलो इतना तक हुआ। अब आगे क्या बताया अभिधारणा में कि किसी बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है या गुजर सकती है। 2 बिंदु से केवल एक रेखा गुजरेगी। जब वैसा बिंदु जो वैसा 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर हो, संरेख बिंदु कहलाता है। और 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो सरल रेखा पर ना हो, असंरेख बिंदु होता है। और 3 असंरेख बिंदु से वृत्त गुजरती है। इतना तक समझ में आया? चलो आगे बताते हैं। ये 0 डायमेंशनल के बात हुआ था। बिंदु कैसा कितने डायमेंशन में होता है बिंदु? 0 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन के बात छेड़ेंगे। किसी दिशा में मापी गई दूरी को हम बीमा कहते हैं। किसी दिशा में मापी गई दूरी को बीमा कहते हैं। बीमा एक क्षेत्र होता है। जैसे देखो 1 डायमेंशन अब बताते हैं हम आपको। वन डायमेंशन देखो क्या कर रहा है। 1 डायमेंशन मतलब एक बीमीय, एक बीमीय चित्र। देखो अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो। तो हम कहेंगे कि एक बीमीय क्या है? तो वैसा क्षेत्र जिसमें सिर्फ लंबाई हो, वैसा क्षेत्र जिसका सिर्फ लंबाई हो, उसे हम एक बीमीय कहेंगे। चौड़ाई नहीं होगा, ऊंचाई भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? लंबाई। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक बीमीय कहेंगे। तो एक बीमीय कहेंगे तो इसका मतलब हम सबसे पहले एक बीमीय में क्या बताएंगे तुमको? रेखा। आगे रेखा पर लाइन, रेखा, लाइन, इंग्लिश में इसे लाइन कहते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं? तो कहता है एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह। एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं सटा कर सिर्फ बिंदु देते जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? रेखा बनेगा। इससे क्या बनेगा? रेखा बनेगा। एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब देखो रेखा का और परिभाषा है। दूसरा परिभाषा बताएंगे। पहला परिभाषा क्या बताएं? एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह, अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अच्छा अब बताओ नोनो कि एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु? अनंत बिंदु होगा। चलो तो दूसरा है क्या रेखा के बारे में? रेखा के बारे में दूसरा बात हम कह रहे हैं कि किसी रेखा पर अनंत बिंदु होता है, किसी रेखा पर अनंत बिंदु होता है, किसी रेखा पर अनंत बिंदु होता है। चलो अनंत बिंदु के मिलने से कुछ ही बनता है रेखा। तो रेखा पर कितने बिंदु? अनंत बिंदु होता है। उल्टा बोल सकते हैं। अब क्या बताएंगे? तो रेखा के परिभाषा क्या है कि वैसी
जिसमें ना मोटाई ना चौड़ाई केवल लंबाई हो। क्या हो? केवल लंबाई। वैसी आकृति जिसमें ना मोटाई ना चौड़ाई केवल लंबाई हो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। सिर्फ लंबाई वाली आकृति को हम रेखा कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा हो गया। अच्छा, अब देखो हम दूसरा पॉइंट में बोलेंगे। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे? तीसरा पॉइंट में क्या बोले? केवल लंबाई वाला। केवल लंबाई, केवल लंबाई वाली आकृति, चित्र, आकृति मतलब चित्र को रेखा कहते हैं। देखो तीसरा पॉइंट में बोले केवल लंबाई वाले चित्र को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और चौथा पॉइंट में हम बोलेंगे कि रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है। नूनू, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है। अरे सुमित मारेंगे। रेखा में दोनों तरफ, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशानी होता है। रेखा जब तीर का निशानी रहेगा तभी समझेंगे कि वो क्या है? रेखा है। चलो, रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ तीर का निशानी होता है। दोनों तरफ तीर का निशानी दे दिए। तो इतना रेखा के चर्चा हुआ। अनंत बिंदुओं के समूह, एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कोई भी रेखा है उस पर कितना बिंदु होगा? अनंत बिंदु होगा। केवल लंबाई वाले चित्र को हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। हम बोलेंगे वैसा चित्र जिसमें ना मोटाई ना चौड़ाई, केवल लंबाई हो तो वो क्या होगा? रेखा होगा। और क्या बताए? और बताए कि रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है। रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है। क्या बोल रहे हैं? चलो, रेखा के बारे में इतना हुआ। तो हम कहेंगे नूनू कि ये जो रेखवा है तो ये दोनों पट्टी जो तीर है, ये दोनों पट्टी तीर है तो ये रेखा है। यदि हम इसको यहाँ से काट दें, यदि हम यहाँ से इसको काट दें तो इधर और इधर दो पार्ट हो गया। तो देखो इधर से हम इसको काट दिए तो ये क्या हो गया? मानो कि ये इधर वाला और यहाँ से काट करके इधर वाला, तो ये क्या हो गया? तो इसी को हम किरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? किरण, रे। क्या कहते हैं? रे, किरण कहते हैं। देखो रे नूनू, देखो गप नहीं करना। रे कहेंगे, किरण कहेंगे। फिर भैया किरण, रे कहते हैं। अब देखो किरण में क्या होता है? तो किरण किसको कहेंगे? तो सरल रेखा। इस सरल रेखा ना, सीधी रेखा को सरल रेखा कहेंगे। तो कहेंगे कि सरल रेखा के टुकड़ा होता है। सरल रेखा का क्या होता है? टुकड़ा होता है। इसको हम दो टुक में बदल दिए, यहाँ से दो खंड में बांट दिए, मैंने दो टुकड़ा में बांट दिए। तो सरल रेखा का वैसा खंड, सरल रेखा का वैसा खंड जिसका एक छोर अंत बिंदु होता है, एक छोर अंत बिंदु होता है और दूसरा छोर अनंत बिंदु होता है। एक छोर निश्चित बिंदु होता है और दूसरा छोर अनिश्चित बिंदु। कहाँ तक वो जाएगा तीर पता नहीं। तो ये क्या है? किरण है। क्या है? किरण है। तो हम बताते हैं कि यहाँ किरण के बारे में समझे कि किरण सरल रेखा का वैसा खंड जिसका एक छोर का अंतिम बिंदु होता है, दूसरा छोर का अंतिम बिंदु नहीं होता है, दूसरा छोर अनंत तक जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो किरण की परिभाषा जान गए। आगे बताते हैं रेखा खंड। अच्छा, इसी में से समझाते हैं। चलो, ई किरण को और टुकड़ा में तोड़ देंगे। ई किरण को हम क्या किए? और टुकड़ा में तोड़ दिए। तो और टुकड़ा में तोड़ दिए तो ये जो टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? ये जो टुकड़ा बनाए किरण से, जो टुकड़ा कर दिए, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? रेखा खंड कहलाएगा। रेखा खंड, रेखा खंड। रेखा खंड किसे कहेंगे? तो परिभाषा देखो कि सरल रेखा को जब हम खंड खंड में बांट देंगे तो उसे क्या कहेंगे? रेखा खंड। सरल रेखा को खंड खंड में बांट देंगे तो क्या कहेंगे? रेखा खंड। कहेंगे कि सरल रेखा का वैसा टुकड़ा जिसका दोनों छोर का अंतिम बिंदु हो।
दोनों छोर निश्चित बिंदु हो, दोनों छोर निश्चित बिंदु तक जाए, मतलब दो छोर का अंतिम बिंदु है, इस भी छोर का, ये भी छोर का अंतिम बिंदु ये है, और इस भी छोर का अंतिम बिंदु ये है, मतलब दोनों छोर पर डैश का निशान देते हैं, तो इसको हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेखाखंड कहते हैं, इसको रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब देखो इसके बाद देखो, तो हम कह रहे थे कि रेखाखंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट रेखाखंड के मतलब हुआ कि सरल रेखा का वैसा टुकड़ा जिसका दोनों छोर का अंत बिंदु हो, सरल रेखा का वैसा टुकड़ा जिसका दोनों छोर का अंत बिंदु हो तो रेखाखंड। सरल रेखा का वैसा टुकड़ा जिसका एक छोर का अंत बिंदु हो, दूसरा छोर अनंत बिंदु तक जाता हो। किरण का दूसरा छोर अनंत बिंदु और एक छोर का अंतिम बिंदु होता है, और रेखा का दोनों छोर अनंत बिंदु होता है, दोनों छोर अनंत बिंदु तक जाता है, अनंत लंबाई तक, जितना मन है उतना बढ़ा दो, जितना मन है उतना बढ़ा दो। ये रेखा है। किरण आगे की ओर बढ़ेगा, अब पीछे की ओर नहीं बढ़ेगा, ये अंतिम बिंदु है, इधर अब नहीं बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, आगे उधर अनंत बिंदु तक जाएगा। रेखाखंड, इसको हम आगे इधर और इधर जितना दूरी है उतना ही हम रख सकते हैं, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, इसलिए ये रेखाखंड है, इसलिए इस दोनों का अंतिम बिंदु होता है। चलो इतना जाने, रेखा जाने, रेखा किरण जाने, रेखाखंड जाने। अब रेखा के प्रकार पढ़ाते हैं। रेखा का प्रकार, तो रेखा के कितने प्रकार होते हैं देखो। रोको उसको, रोको। तो अब बताएंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार में हम बताएंगे रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम बताएंगे बाबू सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा किसे कहेंगे, है ना? तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। सरल रेखा अंग्रेजी में इसको नाम क्या है? सरल रेखा का इंग्लिश नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब देखो ये सरल रेखा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो कहेंगे कि वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, इसका परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे? तो कहेंगे कि वैसी रेखा जो एक बिंदु से, वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना दिशा ना बदले। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपने दिशा नहीं बदले, वह कौन रेखा होता है? सरल रेखा होता है। देखो ये यहाँ से गया, ये अपना दिशा बदला? कहीं नहीं बदला। अब नहीं बदला तो ये क्या हो गया? सरल रेखा। ये कौन रेखा हो गया? सरल रेखा। मानो कि ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में ये रेखा अपना स्थान बदला, अपना दिशा बदला। अपना दिशा जब नहीं बदला तो ये क्या हो गया? सरल रेखा। सरल रेखा का परिभाषा है कि वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना स्थान नहीं बदले, तो वह क्या कहलाएगा? सरल रेखा कहलाता है। चलो, दिशा नहीं बदले, दिशा तो बोल रहे हैं, स्थान बोल रहे हैं कि नहीं, वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा नहीं बदले, उसे सरल रेखा कहते हैं। हुआ ना? चलो आगे देखो। दूसरा वक्र रेखा, दूसरा वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन, कर्व लाइन, वक्र रेखा। वक्र रेखा किसे कहेंगे? कर्व लाइन किसे कहेंगे? तो जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में, एक बिंदु से वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना स्थान बकर बदले, वक्र रेखा। अपना स्थान बार बार बदले,
वक्र रेखा अपना स्थान बदल दे, अपना दिशा बदले, वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना दिशा बार बार बदले, अपना दिशा बदल दे, तो वो क्या होगा? वक्र रेखा होगा, कर्व लाइन। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा बदले, उसे वक्र रेखा कहते हैं। बकर बकर बदल रहा है, वक्र रेखा। याद रखने के लिए, अपना दिशा एक बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में अपना दिशा बकर बकर बदल रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? वक्र रेखा। चलो आगे, वक्र रेखा। आगे बताएंगे क्षैतिज रेखा। आगे क्या बताएंगे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो बैठो बढ़िया से। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ? लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? तो कहेंगे क्षैतिज रेखा हम उसे कहेंगे जो पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा। जैसे पृथ्वी तल जहाँ हम चलेंगे, पैदल चलेंगे, बोलते हैं रोड, या मतलब पृथ्वी के सतह है ना, तो पृथ्वी के सतह मतलब जो भूमि है। अब पृथ्वी के सतह मतलब देखो, जो पृथ्वी है उसके सतह से ये लगा हुआ है बोर्ड, सामना सामनी, ना नीचे ना ऊपर। मतलब जैसे पृथ्वी का सतह है वैसा ही इसका क्या है? इसका किनारा है। तो ये और पृथ्वी दोनों क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। मतलब पृथ्वी सतह के समांतर खींची गई रेखा, पृथ्वी सतह के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी के सतह के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी है वैसे ही रेखा है, मतलब दोनों के बीच की दूरी समान है। मतलब पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को समांतर रेखा, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलो आगे, चौथा पॉइंट देखो, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा पड़ा हुआ है, ये नहीं लग रहा कि सो रहा है, पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ लाइन को, पड़ा हुआ रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और खड़ा रेखा को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। लो, ये क्षैतिज रेखा, इसी को हम क्या कहेंगे? पड़ा हुआ रेखा। पड़ा रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। पड़ा रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। और चौथा पॉइंट, उदग्र रेखा। याद रखने के लिए हम तुमको यहाँ कुछ बताएंगे, दोनों में एक याद रह गया तो समझ में आने लगेगा कि पड़ा रेखा को क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा किसे कहेंगे। तो उदग्र रेखा के लिए आ जाओ, समझाते हैं। उदग्र रेखा इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में वर्टिकल लाइन। तो नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर लिखे हैं, देखो यहाँ हो गए। चौथा क्या बोल रहे थे? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन। उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन किसे कहेंगे? तो देखो, अरे बाबू, क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा, यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है। सरल रेखा मतलब समझ गए कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में रेखा अपना दिशा नहीं बदलता है तो वो सरल रेखा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में रेखा अपना दिशा को बकर बकर बदले तो बकर रेखा। और
उदग्र रेखा किसे कहेंगे? तो नहीं लिखा हुआ है कि उदग्र, पढ़ने में ऐसा लग रहा है बाबू, उदब रेखा, उदब से रखा है, मतलब समझो कहीं कोई बांस को खड़ा रखे, कोई बांस को दीवार में उठा के खड़ा रखे और ज़्यादा खड़ा रखेगा तो कोई इंसान आकर कहेगा अरे उसके समीप नहीं जाना, उसके नज़दीक नहीं जाना, वो दब से रखा हुआ है। दब से रखा हुआ है मतलब उदग्र रेखा, दब से रखा है उदग्र रेखा, वो रखा है दब से, उदग्र रेखा, उदब से रखा है मतलब उदग्र रेखा। अब उदग्र रेखा वर्टिकल लाइन को कहते हैं। तो कहता है कि बाबू उदब से रखा है, उसके पास नहीं जाओ, उदग्र रेखा है। तो उसके तब पूछे, तुम कहेगा कि उसके पास जाने से क्या होगा? तो कहेगा जब वो गिरेगा तो क्या कर देगा? भर टिक तक लाइन खींच देगा, माथा फोड़ देगा, मतलब भर टिक तक, जहाँ गिरेगा वहाँ से भर टिक तक लाइन खींच देगा, मतलब माथा फोड़ देगा। सब दिन जहाँ गिरेगा वहाँ से भर टिक तक लाइन पार देगा। कौन? उदब से रखा हुआ है उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन, भर टिक तक लाइन खींच देगा, उदब से रखा हुआ उदग्र रेखा। तो उदग्र रेखा के किसको कहते हैं? वो खड़ा कोई बांस रखा हुआ होगा, मतलब खड़ा लाइन। खड़ा लाइन को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। खड़ा लाइन को क्या कहेंगे? उदग्र रेखा कहेंगे। ये उदग्र रेखा है। अब पड़ा लाइन को क्या कहेंगे? पड़ा लाइन को क्षैतिज रेखा, इसको हम कहेंगे खड़ा रेखा। खड़ा रेखा। और ये कैसा है? पड़ा रेखा। खड़ा रेखा को क्या कहेंगे? उदग्र रेखा कहेंगे। हाँ, मतलब पृथ्वी के सतह के लंबवत मतलब सीधे खड़ा, पृथ्वी के सतह के सीधे खड़ा। जैसे हम कोई चीज़ डंडा गढ़ते हैं तो क्या गढ़ते? एकदम सीधा गढ़ते हैं। जब एकदम सीधा गढ़ दे तो लंबवत गढ़ाएगा, वो पृथ्वी सतह के क्या होगा? लंबवत होगा, एकदम सीधा, न इधर लपा हुआ न इधर, किधर। उदग्र रेखा। तो हम बोल रहे थे कि नहीं लपा हुआ, मतलब जो रेखा होगा पृथ्वी सतह के लंबवत, मतलब ना पृथ्वी सतह के दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे, कैसा हूँ लपा हुआ ना हो, पृथ्वी सतह के एकदम सीधा हो, उदग्र रेखा होगा। मानो ये पृथ्वी सतह है, इस पर कोई रेखा हम ऐसे खींचे तो ये क्या होगा? उदग्र रेखा होगा। ये क्या होगा? उदग्र रेखा होगा। और ये पृथ्वी सतह के लंबवत होगा। तो पृथ्वी सतह के लंबवत खींची गई रेखा को उदग्र रेखा कहते हैं। ये खड़ा लाइन होता है, ये पड़ा लाइन होता है, पृथ्वी सतह के समांतर होता है, आई पृथ्वी सतह के लंबवत होता है। उदग्र रेखा कैसा होता है? पृथ्वी सतह के लंबवत होता है, उदग्र रेखा होता है। तो यहाँ तक सीखे, क्या क्या सीखे? सरल रेखा, वक्र रेखा, क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा। अब तुमको मैं बताने जा रहा हूँ क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखा, 5वां पॉइंट, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन क्या होगा? पैरेलल कैसे होगा बोलो? हाँ चलो बाबू, अब हम बताएंगे क्या? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहेंगे? तो पैरेलल लाइन क्या कहेंगे बाबू? तो दो या दो से अधिक, मानो कि हम ये दो रेखा खींचे, दो से अधिक भी खींच सकते हैं, दो से अधिक भी खींच सकते हैं। तो दो या दो से अधिक रेखा, दो या दो से अधिक रेखा जिसके बीच की दूरी समान हो, जितना दूरी यहाँ उतना ही दूरी यहाँ, उतना ही दूरी यहाँ, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। देखो यहाँ 3 रेखा है, तो ये तीनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, उतना ही दूरी है, समान दूरी है दोनों के बीच में, समांतर रेखा। और ये हमेशा दूरी समान रहेगा अनंत तक। ये जहाँ तक ये रेखा जाएगा वहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा। तो इसे हम समांतर रेखा कहेंगे, है ना। दो या दो से अधिक रेखा के बीच की दूरी समान हो तो उसे समांतर रेखा कहेंगे। समांतर रेखा खींचेंगे कैसे? तो ये धरातल के समांतर है, ये जो पृथ्वी है, भूमि है, पृथ्वी के समांतर पड़ा हुआ रेखा है, ऐसे भी खींच सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी समांतर रेखा है। दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी जब समान हो तो इसे समांतर रेखा कहेंगे। इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। यहाँ भी क्या है, समांतर रेखा है। ये जैसे मन वैसे खींच सकते हैं, लंबवत खींच सकते हैं, क्षैतिज खींच सकते हैं, तिरछा खींच सकते हैं। समांतर रेखा को जैसे मन वैसे खींच सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक रेखा। जब दो रेखा लिए हैं तो हमेशा दोनों के बीच की दूरी समान हो। जब बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान, तो समांतर रेखा। समान अंतर हो, दूरी में समान अंतर, कहीं नहीं ज़्यादा नहीं कम, रेखाओं के बीच समान अंतर, रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वह समांतर रेखा। इसको हम पड़ा, खड़ा, तिरछा खींच सकते हैं, है ना। तो ये समांतर रेखा कहलाती है। अब बताएंगे ये क्या, अब बताएंगे छठा पॉइंट, छठा, तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्स लाइन। ये कौन रेखा होता है, कौन लाइन को कहेंगे, कौन रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। तो हम वैसी रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को तिरछा छेदे। तिरछा छेदे तो तिर्यक छेदी, तिरछा छेदे तो तिर्यक छेदी। तिरछा किसे छेदे, समांतर रेखाओं को। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा तिरछा छेद दे तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। तो देखो, जैसे दो या दो से अधिक समांतर रेखा के मतलब है कि ये देखो, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा तिरछा छेदे, जब कोई रेखा तिरछा छेदे तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब कोई अन्य रेखा तिरछा छेद दे तो उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। तो तिर्यक छेदी रेखा हो गया, समांतर रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, उदग्र रेखा हो गया, सरल रेखा, वक्र रेखा, ये सब हम पढ़ें। तो ये रेखा के प्रकार हुआ। अब हम इस वीडियो के बाद हम कोण पर, टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशन 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब 2D चित्र पर हम वीडियो बनाएंगे। 2D किसे कहेंगे, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे ये बोर्ड, तो ये बोर्ड में लंबाई है, ये बोर्ड में चौड़ाई है, तो इसे हम 2 डायमेंशन क्षेत्र कहेंगे। इस सतह को कैसा क्षेत्र बोलेंगे, 2 डायमेंशन क्षेत्र बोलेंगे। रोको, हाँ, तो हम कह रहे हैं कि जैसे तिर्यक छेदी रेखा 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो तिर्यक छेदी रेखा। संगामी रेखा में बोल रहा था, अच्छा संगामी रेखा बचा हुआ है। चलो पचमा रेखा बताते हैं, क्या है, संगामी, छठा, सतमा है, चलो ठीक है, सतमा, संगामी रेखा। संगामी रेखा किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, संगामी रेखा को कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। देखो कॉन्करेंट लाइन नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखे हैं, चलो ठीक। हाँ,
दिख रहा है? चलो देखो 7वां पॉइंट, संगामी दिख रहा है यहाँ, संगामी रेखा इंग्लिश में क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। अब देखो संगामी रेखा किसे कहते हैं? नामे से पता रहा, संगम, संगम मतलब मिलना, संगम मतलब मिलना, नहीं कह रहा संगम हो रहा, नदियों का संगम, जब दो नदी एक जगह जाकर मिलती है तो उसे नदियों का संगम कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार रेखा संगम होगा तो संगामी रेखा होगा। तो संगम मतलब मिलाओ, जैसे कोई बिंदु पर रेखा को लाकर मिला दो, लो मानो कि ये बिंदु है, ये बिंदु ओ है, ओ बिंदु पर सभी रेखा आकर मिले, सभी रेखा आकर मिले, या यही बिंदु से क्या हो, रेखा गुजरे, एक ही बिंदु से आकर मिले या रेखा निकल के जाए तो क्या होगा? संगामी रेखा। जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखा आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखा आकर आपस में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं, उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। परिभाषा ही होगा, है ना, कि जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं आकर जमा होती है तो उसे कौन रेखा कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं, है ना। चलो अब इसके बाद वाला पार्ट में हम 2 डायमेंशन बताएंगे, और 2 डायमेंशन में कौन चलेगा, और आगे हम बताएंगे कौन के प्रकार बताएंगे, कौन की परिभाषा बताएंगे। फिर इसके बाद हम आगे क्लास बढ़ाते रहेंगे। आज यहीं तक इस वीडियो में।